देखिए, तो लास्ट 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या समझा था कि वीगनिज्म क्या होता है। नहीं, हमें क्यों प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए ना कि एनिमल बेस्ड फूड खाना चाहिए। अब वो हमारा जो एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को, तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा है क्या, प्लांट बेस्ड फूड तो हमारे लिए फूड है ही, एट द सेम टाइम एनिमल बेस्ड फूड भी हमारे लिए क्या है, फूड। लेकिन मैंने क्या बताया कि नहीं, हमें प्लांट बेस्ड फूड ही खाना चाहिए, एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि एनसीईआरटी को फॉलो करें कि मुझे फॉलो करें। थोड़ा सा बात क्या करते हैं समझते हैं, जरा देखिए। एनसीईआरटी जो बुक लिखा गया है, उस बुक के लिखने के पीछे का कुछ पर्पस है, उसको जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। क्या कुछ चीज़ है, कुछ षड्यंत्र जैसा भी है, उसको जरा समझिए। मैं ये नहीं बता रहा एनसीईआरटी षड्यंत्र कर रहा है, नहीं, लेकिन उसके पीछे का जो थोड़ा सा कारण बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। नहीं, या फूड कहाँ से आता है, फूड का सोर्स क्या है, लगभग यही चैप्टर का क्या है नाम। चलिए फूड रहने देते हैं। चैप्टर 1 फूड। अच्छा दिखे तो चलो थोड़ा सा लाल रंग से क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। अब देखिए, अगर हम लोग कहाँ जाएं, ध्यान से फोकस, किसी का भी डिफोकस रहा तो हम फिर फोकस में आ जाएंगे। एंशिएंट इंडिया में, ठीक है ना, हो सकता है कभी कभार कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इग्नोर दैट। फोकस करना है किस पे, कंसेप्ट पे। एंशिएंट इंडिया में अगर आप पाइएगा, एंशिएंट इंडिया मतलब क्या, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ जिस समय आपको लोग जंगल में रहते हैं। मैं एंशिएंट इंडिया मतलब उस टाइम की बात होती है, एंशिएंट इंडिया में जिस टाइम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से खेती करना क्या कर दिए हैं शुरू, नहीं, और गांव वगैरह में रह रहे हैं। तो इंडिया, भारत, नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, का पुजारी रहा है। भारत ने दुनिया क्या सिखाया है, अहिंसा। आज के समाज में जो आप पाइएगा, आज का सोसाइटी, आज का समाज, अब एक मन में प्रश्न उठेगा कि ये सिलेबस में नहीं है, क्यों ही बता रहे हैं, क्या ही मतलब है। सिंपल सा इंग्रेडिएंट पे आइए, उसके बाद इंग्रेडिएंट को समझाने के बाद अलग अलग सोर्सेज पे आइए, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस समझाइए, हनी वगैरह के बारे में बताइए, और फिर आगे क्या करिए, चैप्टर बढ़ाइए। ये बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, मात्र चीज़ों को पढ़ लेने से, चैप्टर को पढ़ लेने से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 घंटा अगर लगातार हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, तो बड़ा अच्छे तरीके से चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा टॉपिक भी उसमें नहीं है। अगर क्लास 6 के साइंस की पहली चैप्टर क्या करते हैं, बात, तो फिर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मात्र चैप्टर ही ना पढ़ें, आप ये भी समझें कि ठीक से बैठ जाओ अपने अपने स्पाइनल कॉर्ड पे, बेंच को नहीं लेना है सहारा। मैं ये चाहता हूँ कि आप चैप्टर तो पढ़ें, लेकिन चैप्टर के आजू बाजू की चीज़ों को भी क्या करें, आप समझें, नहीं, ताकि आप एक क्रिटिकली चीज़ों को सोच सकें, एक बड़े स्केल पे चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेन किस पे फोकस करता है, जो आजकल, ध्यान दो बाबू बोर्ड पे, उधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसमें आप ये चीज़ देखे होंगे। पहला बात, हर स्कूल में बड़ा ध्यान दिया जाता है क्या, सिलेबस।
सिलेबस क्या करना है, ख़त्म। चलिए मैं इसको इस तरफ से लिख देता हूँ ताकि मैक्सिमम कंटेंट आ सके एक बार में बोर्ड पे। तो पहला क्या है, सिलेबस। तो हर स्कूल में होता है अभी क्या, सबसे पहले सिलेबस क्या किया जाए, ख़त्म, ठीक है ना। सिलेबस ख़त्म करने के बाद क्या लिया जाए, एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में अगर नंबर कितना आ गया 33%, कम से कम, कहीं कहीं पे 30% भी रहता है, उसके बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, पास, और वो विद्यार्थी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। अगर 6th में है तो 7th में चला जाएगा, 7th में है तो 8th में चला जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में 10th में है तो 11th में चला जाएगा, किसी भी क्लास में हो तो नेक्स्ट क्लास में वो चला जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। दिक्कत ये है कि इस सब प्रोसेस के बाद जो मटेरियल तैयार होता है और वो कहाँ आता है, स्कूल से बाहर। फिर वो स्कूल से कहाँ जाता है, कॉलेज में। कॉलेज में भी प्रोसेस सेम है, सिलेबस, एग्ज़ाम, 33% जैसे मार्क्स आया, पास हो गया नेक्स्ट ईयर में। इसके बाद वो जब कॉलेज पास आउट होता है, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी निकलती है। पहला कैटेगरी जो 33% वाला ही था, वो कुछ खास कर नहीं रहा होता है। मतलब कि अगर आप रिपोर्ट देखिएगा तो आपको दिखेगा इंडिया में जितने भी हर साल इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं उसमें से मात्र आई थिंक 20% के अराउंड इंजीनियर क्या है, एम्प्लॉयबल। यानी कि अगर एक साल में इंडिया में 10 लाख इंजीनियर बनते हैं तो 10 लाख का कितना परसेंट निकालिए आप, 20%। 10 लाख का कितना परसेंट, 20%। तो 10 लाख गुना 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मात्र 2 लाख इंजीनियर हैं 10 लाख में से, जिन्हें क्या देना चाहिए, जॉब। अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, प्रोसेस तो बड़ा सिंपल होता। 10 लाख है ना, 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10% मतलब 1 लाख, तो 20% मतलब 2 लाख। चलिए अब वो मैथ्स की क्लास में डिस्कस करेंगे, हमें परसेंटेज नहीं पढ़ाने जा रहा आपको। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि 10 लाख में से मात्र 2 लाख इंजीनियर हैं जिनको क्या दिया जाना चाहिए, जॉब। बाकी इंजीनियर एम्प्लॉयबल भी नहीं है। एम्प्लॉयबल नहीं है मतलब कि उस लायक नहीं है कि किसी इंडस्ट्री में वो जॉब कर सकते हैं। फिर आप ये पाइएगा कि बहुत जगह वॉचमैन है, पूछिएगा कौन सी डिग्री है, तो बीटेक किए हुए हैं। इंजीनियर बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत जगह मिलेगा कि आपको कहीं पे क्या कोई क्लर्क लेवल का जॉब लिखना, नाली वाली साफ़ करने का, वो भी जॉब निकलता है, कहीं वैकेंसी निकला। रेलवे में निकलता है ग्रुप डी का वैकेंसी, पटरी वटरी पे काम वाम किया जाता है उसमें। मैं किसी काम को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया उसके बाद आपको काम क्या करना पड़ रहा है, वॉचमैन का। ये के लिए तो आपने इंजीनियरिंग नहीं किया था। अगर वॉचमैन ही बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों किए, ठीक है ना। और इससे आफत ये हो चुकी है कि इतने लोग क्या हो गए हैं, ग्रेजुएट लोग हो जा रहे हैं। आजकल आप हर समाज में जाइएगा तो हर अगला आदमी से आप पूछिएगा तो क्या, MA BA, बहुत लोग तो हाँ MA BA यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, MA तक यानी कि एक आम आदमी क्या कर रहा है, कोर्स कर ले रहा है, ठीक है ना। तो बात यही है क्या कि जब हर आदमी इस पैटर्न में सिलेबस, स्कूल तक तो अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें वहाँ तो सिलेबस भी कंप्लीट होता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, खास करके बिहार की गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें, तो सिलेबस वहाँ पे क्या होता है किसी को पता नहीं होता होगा। कुछ सिलेबस, कुछ टीचर होते होंगे जो आते होंगे और कुछ बच्चे होते होंगे जो स्कूल जाते होंगे। बाद बाकी जितने बच्चे होते हैं वो दिखते हैं कब, सीधा क्लास 10th में या 9th के एग्ज़ाम में। 9th के एग्ज़ाम में आपको पता चलता है कि मेरे क्लास में जो डेली 10 आते थे वो नहीं 300 बच्चे हैं या 250 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं। वो क्लास में डेली कितने आते थे, 10-10।
वो 9th क्लास में आपको जाके पूरा क्लास का स्ट्रेंथ क्या चलता है पता, जब 9th क्लास का फाइनल एग्जाम होता है वो कंपलसरी होता है, नहीं तो शायद 10th में नहीं एडमिशन लेने देते हैं, तब जाके आपको स्ट्रेंथ दिखने को मिलता है। फिर क्लास 10th में लोग को बच्चा लगता है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, वो पता चलता है जिस दिन एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिएगा एकदम पूरा बच्चा है, 300 साढ़े 300 बच्चा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में सिलेबस क्या होता है कुछ पता नहीं, टीचर वगैरह क्या करते हैं नहीं पता। कुछ तो शिकायतें आती रहती है बहुत जगह से कि टीचर एक से एक कलाकार है, स्कूल का स्पेलिंग कुछ लोग ई से शुरू करते हैं, कुछ टीचर अपना क्लास में आते हैं बच्चों से घर का काम करवाते हैं, कुछ जो मैडम्स होते हैं उनके लिए वो पार्लर बन जाता है, उनके लिए वहाँ मेहंदी और बाल वगैरह सजाने का, बाल में सफ़ेद बाल कितना है वो गिनो, कलरिंग डाइंग, तो उनका फिर अलग सलून चल रहा है। तो फिर स्कूल कम, सलून वगैरह और बहुत कुछ क्या बन जाता है वहाँ पे ज़्यादा। कुछ बच्चे अपने कुछ स्पेशल रुचि से पहुँचते हैं नहीं कि चलो वहाँ पे कुछ, जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल डेली जा रहे हैं ना, तो उसमें 2 कारण आपको मिलेगा। पहला कारण कि वो पहला कारण में 1-8% होगा कि कुछ होते हैं ना माता पिता, वो देखते हैं कि भर दिन घर पे बैठ के एकदम सर खपा दिया है, तो बोलते हैं जाओ, भले पढ़ाई नहीं होगा लेकिन जाओ थोड़ा देर नज़र से क्या रहो दूर, थोड़ा देर दिमाग को शांति मिले। लेकिन जो बच्चे रुचिकर होके क्या जाते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल, खास करके बिहार में, और कंपलसरी ना हो ज़्यादा, टीचर प्रेशर ना डाले तब भी बच्चा जा रहा है, तो समझ जाइए मामला कुछ और है, ठीक है। फिर वो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करता है, 100 नहीं 101% अटेंडेंस। जिस दिन स्कूल बंद भी रहता है उस दिन वो भी कहाँ पहुँच जाता है स्कूल। नहीं, टीचर बोलते हैं आज कहाँ, तो बोले नहीं आज जा रहे हैं, थोड़ा बिल्डिंग का अवलोकन करेंगे, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल हाउ इट्स वर्किंग। चलिए छोड़िए वो, तो समझ क्या रहे थे कि वहाँ पे होता है नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर एग्जामिनेशन 33% पास। अब जो कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज में आप कहाँ चले जाएगा, जो बच्चा यहाँ से पहुँच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, और भी लगभग कॉलेज का ये स्थिति रहता है। MA BA की बात करें तो वहाँ तो कोई कॉलेज भी नहीं जाता है। इंजीनियरिंग में कम से कम इतना रहता है कि लोग कॉलेज क्लास जाता है, MA BA कोई कर रहा है, BSc वगैरह कर रहा है, तो वो लोग तो क्लास वगैरह भी नहीं जाता है। तो कैसे न कैसे उन लोग का फिर जैसे गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति है वैसे ही स्कूल के बाद, प्राइवेट स्कूल के बाद जो लोग कॉलेज में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे ऐसी स्थितियों से एक बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक तरीके से सिलेबस ख़त्म होता है। आश्चर्यजनक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे को पता ही नहीं होता है कि चैप्टर कौन सा है या चैप्टर कितना था। बस अपने आप में एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि भाई जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तभी ना यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अनाउंस किया क्या होने वाला है एग्ज़ाम। और अमूमन ये माना जाता है कि एग्ज़ाम से 1.5 महीना या 1 महीना पहले, या मान लेते हैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सिलेबस क्या हो चुका होगा, ख़त्म। तो ये आश्चर्यजनक बात ही हुआ ना, जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें से लगभग 80% को पता ही नहीं है कभी जो बिहार में BA का कभी एग्ज़ाम हो, BA पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जिस भी पार्ट का हो, वहाँ पे जाइएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा और जो भी होगा उसको बुलाइएगा कि भैया थोड़ा इधर आइए, ज़रा बताइएगा कि आपका पहले BA का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले वो नहीं बता पाएंगे। उसमें से एक आध होगा, यानी कि 10 में अगर मान ली 10 आदमी का सैंपल लेते हैं, ठीक है, 10 आदमी को उसने बुलाया तो उसमें से 6 आदमी हो सकता है कि BA का फुल फॉर्म बता दे, 4 या 5 नहीं बता पाएगा। उसके बाद उससे पूछेगा ऑनर्स क्या है, तो उसमें से हो सकता है 6-7 बता दे, बाद बाकी 2-3 उसमें भी ऑनर्स भी नहीं बता पाएगा। और अगर आप गलती से क्या पूछ लिए कि आपको कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज़रा एक बार छोटा सा रिव्यू कर दीजिएगा टॉपिक्स पे, तब तो हो गया। 10 में से आपको मुश्किल से एक आध क्या कर पाएगा, बता पाएगा। नहीं तो जो 9 आदमी है वो आपको ये भी नहीं बता पाएगा कि जो उनका सिलेबस है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है ना। तो इस स्थिति से लोग BA करते हैं। तो ये तो हो गई BA BSc जो जनरल कोर्सेज होते हैं उनकी बात। अब जरा आ जाते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, जहाँ लोग लाखों रुपया देते हैं। नहीं, BA BSc में तो लोग का लाखों रुपया नहीं लगता है, तो वहाँ पे ठीक है, बात समझ में आता है, ना पैसा लगा, ना आपने कुछ पढ़ा, आपने एग्ज़ाम दे दिया। जो एग्ज़ाम देने का आपने टाइम दिया, उस टाइम का वैल्यू क्या हुआ कि आपको एक डिग्री मिला। UGC ने क्या सोचा कि चलो यार इतना एग्ज़ाम दे रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है 3-3 घंटा, चलो इसके बदले में से क्या दे देते हैं, एक डिग्री। बाद बाकी ना इसके टाइम का कोई वैल्यू है और ना मेरे दिए हुए डिग्री का कोई वैल्यू है, दोनों में मामला सेट है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ लिखा नहीं ना
टाइम पास किए थे, कॉपी भरे थे, तो ना आपके टाइम का कोई वैल्यू, और जो उसने डिग्री दिया तो ना उस डिग्री का कोई वैल्यू, दोनों कोई वैल्यू नहीं होता है। उस डिग्री से मात्र आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म वॉर्म भरने में काम आ जाता है, नहीं कि यहाँ तक पढ़े हुए हैं। उस प्रकार का डिग्री लेके फॉर्म भरते हैं तो एग्जामिनेशन निकलने का कितना चांस है वो आपको ही पता ही होगा, 0 चांस है, कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अब आ जाते ज़रा प्रोफेशनल कोर्स पे, MBA का कोर्स हो, उसके बाद से BTech का कोर्स हो, तो इन कोर्सेस में जो स्टूडेंट पहुंचते हैं इस स्थिति से 33% वाले, 40% वाले, 45% वाले, ये पहला क्लास दूसरा क्लास जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक टीचर क्या करता है, एक हाई लेवल से शुरू करता है, उसके पीछे उसका दो उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य ये मुझे दिखता है कि अगर लो लेवल से शुरू करेंगे ना, क्या पता बच्चा कुछ पूछ दे, ज़्यादा डिस्कशन होगा। इतना हाई लेवल से शुरू किया ना कि बच्चे को एकदम बाउंस जाने क्या हो गया शुरू। अब यहाँ से छोटा सा आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कॉलेज है इंडिया में, IIT मद्रास, IIT मद्रास। जो IITs हैं उसमें से टॉप IIT में आता है कौन, IIT मद्रास। चेन्नई का पहले का नाम क्या था, मद्रास, लेकिन कॉलेज का नाम आज भी वही है, IIT मद्रास। मेरे एक टीचर थे क्लास 12th में, वो IIT मद्रास में उनका सिलेक्शन हुआ। तो उस टाइम पे IIT में एडमिशन लेना, मैं आपको कब बता रहा हूँ, 90s की बात बता रहा हूँ। तो 90s के अराउंड IIT कॉलेज में एडमिशन लेना क्या होता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता था। आज तो मामला बहुत ही सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि IIT का बहुत सारा कोचिंग आ चुका है, टीचर बहुत सारे आए हैं जो स्टूडेंट को गाइड कर पाते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, रिसोर्सेज बढ़ गया है। जो लोग दिल्ली, पटना, मुंबई नहीं जा सकते हैं, सॉरी दिल्ली, पटना, मुंबई में तो उतना कुछ IIT का नहीं, दिल्ली, पटना, कोटा, तो इन जगहों पे नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग खास करके कोटा फेमस है, तो वो आजकल अपने फ़ोन से भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज तो फिर भी सुविधा है, उस समय सुविधा नहीं थी। तो वो किसी तरह कहाँ पहुँचे, IIT मद्रास, किसी तरह मतलब क्या, बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही अच्छे नंबर ला के IIT मद्रास पहुँचे। जब ये लोग IIT मद्रास पहुँचे तो टॉप के जो इंडिया में 10 लाख, 20 लाख या 13-15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते थे, उनमें से ये टॉप के 200 बच्चे थे। अब सोचिए 12 लाख में आपका 200 बच्चे में आप हैं, तो आपके स्वाभाविक बात है घमंड रहेगा नहीं कि 12 लाख 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे, 13 लाख उसमें से मैं कितने में आता हूँ, 200 लोगों में। तो IIT मद्रास पहुँचे, पहला क्लास था। जो टीचर आए थे वो एक ब्राउन कलर का शर्ट पहने थे और शर्ट थोड़ा सा घुचा हुआ सा था, नहीं जैसे प्रेस व्रेस नहीं हुआ, जैसे शर्ट पहन के सो गए होंगे। तो ये लोग अपना थोड़ा सा और पाँव फैला लिए, देखो आ गया लगता है खलासी कंडक्टर पढ़ाने के लिए, बिहार से गए हुए थे। फिर उन सर ने क्या किया, एक इक्वेशन लिखा और बोला एक्सप्लेन करने के लिए। पूरे क्लास 2 घंटा में उस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये कौन से बच्चे थे, 13 लाख में से टॉप 200 स्टूडेंट्स, यानी कि इंडिया के जेम्स क्वालिटी है ना, नहीं 13 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, उसमें से टॉप 200 में एकदम की प्योर क्वालिटी, एकदम तगड़ा माल है, ये जाता है और वहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन लिखा था उन्होंने, उसको 2 घंटे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और फिर उन लोग को क्या लगा, अपना लिमिट पता चल गया। तो टीचर का मेन उद्देश्य ये भी होता है, कई दफ़ा विद्यार्थी बड़ा एकदम ऐठ में आता है, ये जाएंगे प्रोफेसर को दिखा देंगे, नहीं क्या है प्रोफेसर को ही पढ़ा देंगे। और जब प्रोफेसर लिखता है तो फिर विद्यार्थी चुप हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ से पहुँचेगा वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन वहाँ भी यही है 33% वाला मार्क प्रोसेस। तो 33% वाले प्रोसेस से क्या हो जाता है, लोग निकल जाता है। IITs वगैरह में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत सारा जो प्राइवेट कॉलेज खुला है या बहुत सारे नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में भी से क्या होता है, उसको पास कर दिया जाता है। और पास कर करके इस हिसाब से वो क्या बन जाता है, इंजीनियर। अपने नाम के सामने वो क्या कर देता है, ER लगाना शुरू, नाउ आई एम बिकेम इंजीनियर। बन तो गए इंजीनियर, लेकिन पास हुए 33% से, तो उसको इंजीनियरिंग का भी कुछ नहीं आता है, कभी कुछ पढ़ा नहीं, इंजीनियरिंग का भी कुछ नहीं आता है। और एक चीज़ आप गौर करिएगा, हमेशा अगर चेंजमेंट है, बेटर है, तो 360 डिग्री में चलता है चीज़ें। बेटरमेंट हमेशा कितने में चलता है, 360 डिग्री में। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि न इधर 33% से पास होता है
और स्पोर्ट्स में एकदम 30 मार खान आदमी, ऐसा नहीं पाया जाता है। अगर अच्छे तरीके से स्किल्ड स्पोर्ट्स खेलेगा, और झाड़ू शॉट की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई रहता है कि अपना हाथ तगड़ा है, उठाया बैट, बॉल लगा तो चला गया, बॉल नहीं लगा तो वो चला गया, फिर दो ही केस होता है। नहीं, अगर बॉल लगा तो बॉल गया, और बॉल नहीं लगा तो फिर वो गया पवेलियन। नहीं, तो वैसे लोग की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो तो एकदम क्या बोलते हैं, गली क्रिकेट ही क्या बोले, एकदम झाड़ू शॉट वगैरह है। नहीं, वैसे ही चलता है। चलिए, तो जो लोग लेकिन स्पोर्ट्स को सीरियसली खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स को भी सीरियसली खेलने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। जिसमें एक बार टाइम देने की क्षमता, डेडिकेशन के साथ टाइम देने की क्षमता, एक डिटर्मिनेशन पैदा हो जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति फिर पढ़ाई में भी अच्छा करता है। ऐसा ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा तो पढ़ाई में 90% हाले, नहीं, लेकिन वो 33 में नहीं रहेगा, फिर वो लोग 70 में, 75 में, 80 में पाए जाते हैं, यानी एक ठीक ठाक रेंज में रहते हैं। तो ये ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना पढ़ाई में अच्छा था, और जब इतना भोंदू था तो ना राजनीति में अच्छा था। यानी जो भोंदू होता है एकदम चारों बगल से भोंदू ही दिखेगा आपको, नहीं, उसके हर परिप्रेक्ष्य को झांकिएगा ना तो उसमें भोंदूपन नजर आएगा। तो सब रूप में क्या था, भोंदू। अब फिर से ये मत गलती कर दीजिएगा कि बोलिएगा वो पढ़ाई में अच्छा है, नहीं, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट अच्छा था। पहले से क्या था, वो बाय डिफॉल्ट अच्छा था, इसीलिए अभी अच्छा है। एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिएगा हमको जो क्रिकेट में तो नहीं लेकिन पढ़ाई को लेके बहुत संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं, क्रिकेट मतलब कि स्पोर्ट्स से मैं कर रहा हूँ, ऐसा तो क्रिकेट ही को ले, वो लेकिन हर पक्ष को अपना निखारेगा। अगर वो पढ़ाई के लेके संघर्ष करेगा, पहले से आता है, पहले से बुद्धि तीक्ष्ण है, बचपन से चीज़ें समझ में आ जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिसने संघर्ष किया है, जिसने जितना लेवल था उस लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया है, फिर वो व्यक्ति आपको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने का प्रयासरत दिखेगा। उस व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी पाई जाती है। तो सब रूप में भोंदू था। अब ये भोंदू जब निकला, आज जब भोंदू था 4 साल टाइम कैसे काटे कॉलेज में, तो ये भोंदू क्या करता है, फिर नशा वशा करना क्या कर दिया शुरू। अब जो अभी तक तो बुद्धि खत्म था, अब नशा करके शरीर भी खत्म हो गया। अब ना इसके पास शरीर बचा, ना इसके पास बुद्धि बचा, अब ये कहीं काम करने लायक नहीं रहा। कुछ दिन बाद डिप्रेशन हुआ तो सुसाइड कर लिया, नहीं तो फिर जाके कहीं पे कोई घटिया सा काम करना क्या करता है शुरू, 12-13 घंटा, 14-14 घंटा काम करता है, और नॉर्मल 10-12 हज़ार 14 हज़ार क्या लेता है सैलरी। तो इस प्रकार का जीवन हो जाता है। ऐसा जीवन क्यों हुआ, क्योंकि कहीं भी बच्चे के एक्सेलेंसी पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जैसे फूड पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो किससे मिलके बना है, भोजन से, पानी से, ऑक्सीजन से, नहीं, जो भी हमारा जो मन का विचार है वो किससे मिलके बना है, जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। सुबह से शाम हम अपने अंदर क्या इंटेक करते हैं, या तो हवा, सांस, नहीं, या तो भोजन, या तो पानी, या तो कंटेंट। कंटेंट किसी भी रूप में हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, कहीं बात करते हैं वहाँ से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोर्सेज से आप क्या कर रहे हैं, कोई वीडियो, कोई रील्स, कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, वहाँ से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुबह से शाम आपका कंटेंट कंज्यूम चालू है, खाना टाइम टाइम पे चालू ही रहता है, पानी पीना टाइम टाइम पे चालू ही रहता है, ऑक्सीजन तो लगातार चालू है, बंद हो गया रहता तो आप नहीं दिखते हैं। तो हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं हम उसी तरह बनेंगे ना, नहीं। अब कोई क्या करता है, डेली जहरीला खाना खाता है तो उसको बीमारी होना स्वाभाविक है, वो कल को मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन डेली जो क्या करता है, शुद्ध खाना खाता है, अच्छा पानी पीता है, सही हवा में सांस लेता है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करता है, तो स्वाभाविक बात है क्या होगा, उसका मन भी अच्छा रहेगा, नहीं, तन भी अच्छा रहेगा, सब रूप में अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो जब ये लोग क्या हो जाते हैं, किसी भी काम के नहीं रहते हैं, तो फिर इन लोग को अच्छा जॉब नहीं मिलता है। अब आते हैं फूड। तो फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस फूड का हमारे ऊपर क्या पड़ता है, बॉडी पे एक प्रभाव पड़ता है ना। आप जंक फूड ज़्यादा खाइएगा तो बॉडी का एक गलत प्रभाव पड़ेगा। हेल्दी फूड, दाल चावल रोटी सब्जी, ताज़ा भोजन खाइएगा, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आप वेज खाते हैं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और आप नॉन वेज खाते हैं, उसका क्या पड़ता है, एक अलग प्रभाव। अब कुछ प्रभाव जो आप लोग शायद से ऑब्जर्व किए होंगे, उसको ज़रा मैं बताने क्या करता हूँ आपको प्रयास। बताइए, यानी कि अपने आप में सोचिएगा और थोड़ा सा डीप में एनालाइज करिएगा कि हाँ, आप सोचने के बाद जरूर इस बात पे सेटिस्फाइड होगा कि नहीं, ये बात क्या है, सही है। जैसे कि अगर आप क्या करें, एक साधारण सा दाल भात सब्जी भुजिया रोटी वगैरह खाते हैं,
उसके बाद अब अगर किसी अच्छे काम पे, जैसे कोई किताब पढ़ना हो, कोई शास्त्र पढ़ना हो, कोई दिमागी काम करना हो, तो उस काम पे आप क्या करते हैं, डीपली फोकस कर पाते हैं नहीं, और आपका मन जरा क्या रहता है, शांत रहता है। लेकिन वहीं पे क्या करते हैं आप, जब नॉनवेज खाते हैं ज़्यादा नहीं, तो उससे क्या होता है, आपका मन में थोड़ा सा शांति रहता है, एक नींद आता है, एक पेट में भारीपन क्या होता है, महसूस होता है ना। तो जब कोई कड़ा भोजन खाते हैं, नॉनवेज हो गया है, कोई ज़्यादा मसालेदार भोजन, तो उसमें आप पेट के अराउंड एक भारीपन महसूस करते हैं, और पेट के अराउंड जितना भारीपन महसूस करिएगा उतना आप कम फोकस कर पाइएगा किस पे, किताब वगैरह पढ़ने पे। बाबू कहाँ ध्यान है, किताब वगैरह पढ़ने पे या कोई दिमाग का काम करने पे। और पेट के अराउंड आप जितना हल्का महसूस करिएगा उतना आप क्या कर पाइएगा, ज़्यादा फोकस पर पाइएगा किताब पढ़ने पे या कोई दिमागी काम करने पे, ठीक है ना। तो भोजन का हमारे शरीर पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर का जो बना है उसका एक कंपोनेंट क्या है, भोजन है ना। तो ये तो हो गया क्या कि पेट का हल्कापन होना, पेट का भारीपन होना, डाइजेशन प्रॉपर होना, डाइजेशन ना प्रॉपर होना। और डाइजेस्टिव सिस्टम का सिंपल सीधा सीधा आप रिलेशन है किसका, आपके दिमाग के पीस से। अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का शिकार है नहीं, वो अपना जो पूरा बॉडी है, जो पेट है, उसका क्लियर नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति में आप एक चीज़ पाइएगा क्या, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट रहेगा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति एकदम क्या है, फ्रेश है, पेट की स्थिति सही है, हजम सही से होता है खाना, उस व्यक्ति में आप ये भी पाइएगा कि मन शांत होता है। तो आपकी पेट की स्थिति कैसी है, उससे आपके पूरे शरीर और आपके बॉडी का स्थिति, आपके माइंड का स्थिति क्या होता है, डिसाइड होता है। और पेट की स्थिति कैसी रहेगी, ये अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने भोजन क्या खाया, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य संबंधी बातें। अब जरा समझते हैं, हम लोगों ने जो देखा था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से स्वास्थ्य संबंधी तो बातें हैं, इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, ये हमारे पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है, हमारा जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उससे भी रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज हमारी बहुत सारी समस्याओं से रिलेटेड है, जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ, तो फूड जब इतने चीज़ों से रिलेटेड है, तब क्यों ना बात किया जाना चाहिए कि वेजिटेरियन खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं। ये तो ये बात होगी कि बच्चे को पढ़ा दो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो तो बाद में जाना जाएगा। ये जो हमारा एजुकेशन का ये वाला तरीका हो चुका है ना कि बच्चे को क्या कर दो, सिलेबस पढ़ा दो, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चा बाद में अपना जान लेगा, रुचि होगा तो होगा। क्लाइमेट चेंज क्या है अपना बाद में जान लेगा, रुचि होगा तो होगा। नॉन वेज या वेज से क्या प्रभाव पड़ता है अपना बाद में जान लेगा। विगनिज्म क्या है बाद में जान लेगा। जब सब कुछ बाद में जान लेगा तो वो फिर पढ़ाई जब खत्म हो जाती है उसके बाद क्या ही जानेगा, उसके बाद तो जॉब करने लगा। और उतने दिन तक जो उसको बताया गया उस बात को वो अंदर तक बैठा लिया, और अंदर तक बैठाने का परिणाम ये हुआ कि अब उसको समझाना और मुश्किल हो गया है। किसी को छठी क्लास में समझा दिया जाए कि बाबू वेजिटेरियन चीज़ अच्छा है, विगनिज्म अच्छा है, नॉन वेज को त्याग करो, तो वो बेचारा छठी क्लास में अगर समझ गया तो क्या करेगा, आगे उस चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन क्लास 12 तक उसे यही समझाया जाएगा किताब के माध्यमों से, तो वो क्या मान लेगा, जो मेरे पुस्तक में लिखा है वही बात क्या है, सही। और फिर क्यों कोई उसे बैठाने समझेगा तो उस बात को स्वीकार करने से मना कर देगा कि नहीं, ये बात क्यों स्वीकार करूं, आज तक तो मुझे जो पढ़ाया गया वही मैं क्या मानूंगा, सही मानूंगा। और इस तरीके से उस व्यक्ति को उस स्टेज पे बदलना क्या हो जाता है, मुश्किल। इसीलिए जो भी जरूरी बात है, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है, आज हम लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, क्यों, क्लाइमेट चेंज उसका कारण है नहीं। कल को बीमारियों से लोग झुलसेंगे, बीमारियों से लोग उलझेंगे, बीमारियां लोगों को परेशान करेगी। गर्मी से हम लोग झुलस रहे हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है, हर अगला दिन, हर अगले महीने पूरे इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रीजन क्लाइमेट चेंज, कल को अच्छे से खेती नहीं होगी, रीजन क्लाइमेट चेंज। महंगाई बढ़ेगी, रीजन क्लाइमेट चेंज। बेंगलोर चेन्नई में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, सही से लोग को पानी नहीं मिल रहा है, रीजन क्लाइमेट चेंज। तो जब पानी नहीं मिलना, टेम्परेचर बढ़ना, गर्मी में झुलसना, धरती पे सुख चैन से आराम से रह नहीं पाना, ये सब चीज डिपेंड करता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और जब क्लाइमेट चेंज साफ साफ ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, नॉन वेजिटेरियन खाने से रिलेटेड है, मिल्क कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो क्यों ना क्लास 6 में जब फूड पढ़ा रहे हो तभी डिस्कस कर दो ना कि फूड का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है हमारे पूरे सिस्टम पे, ठीक है ना। अब जब जंक फूड का कल्चर लाए तभी ना लोग खा रहा है। अब जब शुरू से ही लोगों को पढ़ाया जाए, उनको एक डिटेल बताया जाए, डिटेल क्यों नहीं, देखिए दिक्कत होता क्या है ना, हम जब किसी चीज को पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं, वो चीज करना छोड़ देते हैं।
हमको जो बताया जाता है कि जंक फूड से समस्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, बोलते ठीक है जरा एक बार मैगी खा के देखें, एक बार जरा चाउमीन खा के देखें, एक बार जरा बर्गर खा के देखें, एक बार जरा पास्ता खा के देखें। खा के जब देखते हैं तब देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं रहा है, पहले जैसे थे अब भी वैसे ही है। हमें ये कोई डिटेल में नहीं बता पाता है कि नहीं आज प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये सब स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, धीरे धीरे आपके शरीर को बर्बाद करेगा। और उस बर्बादी का समय के साथ क्या बदलाव देखने को मिला है कि पहले जो लोग हेल्दी फूड कंज्यूम करते थे और आज जो केमिकल से एकदम घिरा हुआ, केमिकल मिला हुआ जो जंक फूड कंज्यूम करते हैं, उससे हमारे बॉडी में क्या बदलाव आ रहा है। जब इस बात को आप गहराई से समझ जाइएगा तो स्वाभाविक बात है आप क्या करिएगा, जंक फूड कंज्यूम करना क्या कर दीजिएगा बंद। आज जो गर्मी लग रहा है और आप में से अगर कोई व्यक्ति क्या करते हैं, ज़्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं तो आपको और गर्मी लगेगा। शुगर क्या करता है, गर्मी के स्तर को बढ़ाता है। तो अगर आपको ज़्यादा गर्मी से बचना है तो क्या करिए, आर्टिफिशियल जो शुगर, एडेड शुगर खाना क्या करिए बंद, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करिए। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या लग रहा है, ठंडक, थोड़ी देर का मात्र ठंडक है, उसके बाद भयानक गर्मी है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगर सोच रहे हैं कि नहीं पूरा दिमाग एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक में इतना एडेड शुगर है, इतना आर्टिफिशियल शुगर है कि आपको ठंडा कम, थोड़ी देर में भयानक लेवल पे आपको गर्मी पैदा करेगा उस शरीर में। और शरीर में फिर अलग अलग जो शिकायत है वो तो आएगी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, वो तो समय के साथ आते ही रहेगा। आज जो हमारा फूड हैबिट बाबू ठीक, आज जो हमारा क्या हो गया है, फूड हैबिट खराब हो गया है। उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि हर घर में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का पेशेंट देखने को मिलता है। डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ये सब लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। हमारा जो लाइफ स्टाइल क्या हो गया है खराब, ज़्यादा देर तक सिटिंग आवर ठीक है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगातार बैठना जरूरी है तब बैठो, और जब लगातार बैठना जरूरी नहीं है तब कैसे बैठ रहे हो। अब मजे की बात यह है कि जब देश का इतना लोग लगातार बैठ के सिस्टम पे लगातार काम किए जा रहा है, तब तो भारत को जीडीपी में अमेरिका को पीछे छोड़ देना चाहिए, नहीं। लेकिन भारत का क्या कर रहा है, जो यूथ है, आज यूथ कमजोर क्यों हो गया है, यूथ लगातार बैठ के फोन पे टाइम पास कर रहा है। अगर यूथ लगातार बैठ के फोन पे पढ़ते रहता तो हम लोग क्या करते हैं, हर मामले में आगे निकलते। लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं, टाइम पास हो रहा है, और लगातार बैठने से टाइम पास हो रहा है। तो जब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, नॉन स्टॉप मूवमेंट, हमेशा वो क्या करना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है, नहीं। और जब आप उसको एक इनफ लेवल का मूवमेंट देते हैं उसके बाद वो क्या होता है, अच्छे से थकता है। और जब अच्छे से थकता है तब क्या करता है, आपको एक डीप स्लीप प्रोवाइड करता है, और उस डीप स्लीप में फिर बॉडी अच्छे से रिपेयर होता है, हेल्थ बरकरार रहता है। आपके बॉडी का बहुत सारा रिपेयरिंग का काम कब चलता है, जब आप सोए रहते हैं। लेकिन जब लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का लड़की कोई भी हो, थोड़ा सा जेंडर बेस्ड चीज़ें में क्या हो जाता है, मेन लड़का आदमी पहले आ जाता है। ये क्या है, हमारा पेट्रियाल के पुरुष प्रधान समाज का ये क्या है, एक संकेत है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हर आदमी वैसा होता है। और आदमी जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग औरत भी क्या कर रहे होते हैं, उसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं, कंक्लूड कर रहे होते हैं। अब वैसे हम लोग क्या है, कहावत है, मेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं तो। लेकिन ये कहावत सबके लिए है, लेकिन हम लोगों ने क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेन, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो ज़्यादातर चीज़ों पुरुष के पर्सपेक्टिव में बोली जाती है, लेकिन वो फिर लागू महिलाओं पे भी होती है। तो मैं अगर कभी लड़का बोलूँ तो उसमें लड़का लड़की दोनों इंक्लूड है, महिला बोलूँ महिला पुरुष सब इंक्लूड है, ठीक है। मैन बोलूँ तो मैन वुमेन सब इंक्लूडेड है। तो अगर लगातार क्या हो रहा है, वो बैठे रहा है, बैठने से फिर बॉडी इस प्रकार का बन जा रहा है कि आगे जाके वो कुछ ही एज में 35-40 क्रॉस होता नहीं है कि बच्चों में क्या देखा जाता है, डायबिटीज़ का। उन लोगों में डायबिटीज़, उस बच्चों में भी, उन लोग को तो छोड़िए जो 40 क्रॉस हो गए, उन लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो फिक्स आपको मिलेगा ही। आजकल बच्चों में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी इंडिया में खूब बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों है, हमारा फूड हैबिट ख़राब है, हमारा फूड कलेक्शन ख़राब है। उसके बाद से हमारा जो क्या है, लाइफ स्टाइल बहुत हद तक क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। यहाँ से हमें क्या करना है, अपने आप को बचाए तब जा सकता है जब लाइफ स्टाइल जो समस्याएं हैं वो क्या किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। होता ये है कि टीचर्स क्या करते हैं, एक सिलेबस पढ़ा दिए, एग्ज़ाम ले लिए, बच्चे को लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं चला। जो बच्चा क्लास 6 पढ़ चुका है उस बच्चे में तो इतनी समझ होनी चाहिए ना,
कि मुझे वेट कैसे लूज करना है और वेट कैसे गेन करना है, क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका है। कार्बोहाइड्रेट का आपके बॉडी में क्या रोल है, फैट्स का क्या रोल है, प्रोटीन्स का क्या रोल है, विटामिन्स का क्या रोल है, मिनरल्स का क्या रोल है, क्या आपके बॉडी में क्या रोल है। लेकिन बच्चे को वो सब कभी ढंग से पढ़ाया नहीं गया। उसके बाद फूड के कारण जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो धरती पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो क्लाइमेट चेंज उसके कारण होता है, वो सब बताया नहीं गया। तो बच्चा कभी उस बात को गहराई से समझता नहीं है। और फिर क्या होता है, बच्चा 12th पास कर जाता है, इंजीनियरिंग कर लेता है। मेडिकल वाले को छोड़ के बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, तो कॉलेज में तो भी ठीक है। लेकिन एक जो जनरल यूथ होता है, जो 10th क्लास पास करता है, उससे पूछिए कि कैसा भोजन खाना चाहिए, तो उसे कुछ खास उसके बारे में पता नहीं होता है। कुछ चीज वो बोल देगा जो सुना सुनाया है। उसी के अगर डेप्थ में 4 प्रश्न पूछेगा तो वो अनुत्तरित हो जाएगा, अनआंसरेबल। वो आंसर आपके क्वेश्चन का नहीं दे पाएगा। रीजन, क्योंकि सिलेबस में बांध दिया गया। मेरा मानना है अगर फूड आया है तो फूड को लेके जितना भी पॉसिबल चीजें हैं वो क्या करो, आप 6th क्लास में बच्चे को पढ़ा दो। हाँ, अगर फूड को पढ़ाने के दौरान कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए बच्चे को हायर क्लासेस का केमिस्ट्री पता होना चाहिए, तब रुक जाओ, तब उसको स्टेप 2 में ले लेंगे, नहीं जब वो बच्चा उस लाइव लेवल तक केमिस्ट्री पढ़ लेगा। लेकिन जो जनरल चीज़ें पढ़ा दो ना भाई, क्लाइमेट चेंज का फूड से क्या रिलेशन है, वो हमें बाद में क्यों पढ़ने को मिले, 6th क्लास के सिलेबस में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा हेल्थ का फूड से क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो 6th क्लास के सिलेबस में होना चाहिए। बच्चा 6th क्लास में जब जाता है तो 12-13 साल का अमूमन होता है, या 10-11 साल का, 12 साल का बच्चा है। तो 12 साल के बच्चे को अगर कोई 5 साल से पढ़ना क्या करता है शुरू, तो 5 इधर 6, 11-12 साल हो ही गया ना। तो 12 साल का बच्चा उतना उसका माइंड डेवलप हो चुका है कि वो समझ सकता है चीज़ों को। और जब समझ सकता है तो समझाओ ना। तो प्रश्न उठता है क्यों नहीं समझा रहे हैं, जब क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सीधा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी है। प्रॉब्लम इस हद तक हो चुकी है कि अब बात ये हो रही है कि इंसान धरती पर सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं। और स्पीसीज की तो बात छोड़िए, जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा डेवलप है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करना सीख किया है, लाइट और डार्क में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लाइट को डार्क में बदल सकता है, डार्क को लाइट में बदल सकता है। नहीं, हम लोग डे में नाइट वाला फील ले सकते हैं ना, एकदम पैक कमरा बना दो, और नाइट में भी हम लोग डे वाला फील ले सकते हैं। एक से एक ज़्यादा पावर का हैलोजन बल्ब आता है जो आपको सूर्य से ज़्यादा दिखना क्या कर देगा, आपको शुरू नहीं। तो हम इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब उसके एग्जिस्टेंस, उसके सर्वाइवल पे सवाल आ गया है कि वो भी धरती पे टिक पाएगा कि नहीं, तो और ऑर्गेनिज्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका फूड से साफ साफ रिलेशन है, जिसका लोगों के स्वभाव से रिलेशन है, जिसका लोगों के बिहेवियर से रिलेशन है, लोगों को मांसाहार जब काटता देखते हैं तो लोग को क्या होता है, दया भावना कम हो जाती है, लोग ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। और फिर लोग ज़्यादा हिंसक हो जाते तब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, फिर लड़ाई में नुकसान होता है। तो जब कोई चीज़ इतना ज़्यादा रिलेटेड है लाइफ से, जो कि सीधा रिलेटेड है फूड से, तो क्यों ना उसे क्लास 6 में क्या किया जाए, बच्चे को समझाया जाए, ठीक है, ताकि बच्चा क्या कर सके, बचपन से 11-12 साल की उम्र से समझ सके कि हमें कैसा फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेंगे, उसके हर एस्पेक्ट को समझने का क्या करेंगे प्रयास। बिल्कुल सिलेबस के अंडर ही रहेंगे, लेकिन सिलेबस के बाहर भी थोड़ा थोड़ा जाके उसके पेरिफेरल में, उसके आजू बाजू उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे जो टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है। जैसे क्या, अगला चैप्टर जो अगला चैप्टर नहीं, लेकिन चैप्टर है फाइबर फैब्रिक से रिलेटेड, क्या है हमारे साइंस में एक चैप्टर। तो जब फाइबर फैब्रिक से चैप्टर बच्चे को पढ़ाया जाता है, मेरा मानना है तभी ये क्यों ना पढ़ाया जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट पे कितना क्या डालती है प्रभाव। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाई का काम होता है, कलरिंग का काम होता है, उसमें जो केमिकल यूज होता है, जो वाटर यूज होता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। कपड़े वगैरह कलर करने के लिए, कपड़ा का पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत कहाँ पीछे है, कहाँ आगे है, इस बात पे डिस्कशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब वो नहीं, वो बाद में समझेंगे, अलग से जान लो। अरे वही तो अलग अलग से जानने के चक्कर में क्या हुआ है, जहाँ तक 10th क्लास तक का सिलेबस जो जिस एग्जाम में आना है उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं।
कायदे से तो होना ये चाहिए ना कि जब आप क्या कर चुके हैं, 10th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बोलता है कि मैं 10th क्लास 10 तक के सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो उसका तैयारी क्यों करना? आप तो क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं ना, तो जब पढ़ चुके हैं सीधा क्या करो, फॉर्म भरो, जाके एग्जाम दो। हाँ, ज़्यादा क्या कर लो, रिवाइज कर लो। वहाँ पे अलग से आपको क्लास क्यों ज्वाइन करना पड़ रहा है? अलग से क्लास इसलिए ज्वाइन करना पड़ रहा है क्योंकि क्लास 10 तक सही से बताया नहीं गया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मामला क्या है, बहुत चीज़ें जरूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो क्या होता है, आपका वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, उसको नदियों में डाल दिया जाता है, और जब उसको नदियों में फेंक दिया जाता है, फिर उस नदी से जिस घरों में पानी सप्लाई जाता है वहाँ पे लोगों को बीमारी होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, जिससे पानी की खपत होती है, कल को लोग को पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। तो इन मुद्दों को क्यों ना समझा जाए जब फाइबर टू फैब्रिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो ठीक है, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन जो हायर लेवल में समझ में आएगा। लेकिन जहाँ तक एक बच्चे को समझ में आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, या एक आजकल एक बहुत मार्केट में चला है क्या कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप धरती का रक्षा कर रहे हैं। नहीं सर, आप जब इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक कार के लिए जो चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया गया, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इतना कोयला आप जला चुके हैं जो कोयला काफ़ी हद तक पॉल्यूशन कर चुकी है। और अगर एक 10 साल का या एक 12 साल का एक कार का नॉर्मली अगर लाइफ मान के चलें तो 12 साल में एक डीजल बेस्ड कार और एक इलेक्ट्रिक कार, उन दोनों के द्वारा जो पॉल्यूशन किया गया है उसका अगर आप डेटा कलेक्ट करिएगा तो लगभग डेटा क्या आएगा, बराबर। यहाँ तक कि कुछ हद में डेटा इलेक्ट्रिक कार में क्या आ सकता है, ज़्यादा एज कंपेयर टू जो डीजल वाला कार है। लेकिन और अगर कम भी आता है तो एकदम नाम मात्र, लगभग दोनों में क्या मिलेगा, बराबर। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक कार क्या करता है, पॉल्यूशन कम करता है, तो इस भ्रम से बच्चा कैसे दूर आएगा जब क्या किया जाए, शुरू से पढ़ाया जाए। और जब बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा, फूड का राजनीति से क्या लेना देना है, इलेक्ट्रिक कार का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। भाई कोई गवर्नमेंट ही करती है ना चीज़ों को किसी कंट्री में प्रमोट, नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो वो चीज़ उस कंट्री में प्रमोट नहीं हो पाएगा। इंडिया आज बीफ सप्लाई करने में, खास करके बोले तो बफेलो का मीट, भैंस का मीट सप्लाई करने में दुनिया में नंबर 1 पे आता है या टॉप पे आता है। तो वो टॉप पे क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा फैसिलिटी दी है ना, गवर्नमेंट ही अलाउ कर रही है ना, बिना गवर्नमेंट के अलाउ कुछ बेच सकता है नहीं ना, तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो बीफ एक्सपोर्टिंग का गवर्नमेंट से सीधा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, वो सब समझेगा। और जब बच्चा इस तरीके से समझेगा तब वो कब जाएगा, क्लास 12th में। तब क्लास 12th में जाते जाते अगर 10th के बाद बच्चा ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ता है या कोई बच्चा साइंस नहीं पढ़ता है, होता है ना, 10th के बाद कोई बच्चा क्या करता है, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ना शुरू करता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट, कोई बच्चा साइंस का सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई बच्चा कॉमर्स में पढ़ता है। तो लेकिन टीचर्स का काम क्या है कि बच्चा भले 10th के बाद क्या पढ़ता है, लेकिन 10th क्लास तक का इस सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि साइंस को लेके, आर्ट्स को लेके, कॉमर्स को लेके बच्चे में, इकोनॉमिक्स को लेके बच्चे में क्या हो जाए, एक बेसिक टेंडेंसी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ताकि कल को बच्चा अगर क्या करता है, हायर क्लासेस में जाने के बाद अलग से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, तो ऐसा ना हो कि उसका बेसिक कंसेप्ट गोल है, या जो बेसिक जो कंट्री का इकोनॉमिक्स समझना चाहता है या बेसिक जो साइंटिफिक डेवलपमेंट समझना चाहता है, तो उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को क्या कर सके, वो बच्चा समझ चुके। किसी साइंस के टॉपिक पे लिखा हुआ किसी पेपर में आर्टिकल है, वो बच्चा आर्टिकल पढ़ के समझ सके। लेकिन ये कब होगा, जब 10th क्लास तक के सिलेबस जो है उसको आप इस तरीके से पढ़ाइएगा, उसको सिलेबस में जो रिटर्न है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसका पेरिफेरल में जाके उसके आजू बाजू से जुड़े टॉपिक को इंक्लूड करिएगा, ताकि बच्चे में एक इंटीग्रेटिव नॉलेज आ सके, एक इंटीग्रेशन हो सके, ताकि वो क्या कर सके, भले वो क्लास 11th में जाके हिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन अगर साइंस पे, इसरो पे जुड़ा हुआ, नासा से जुड़ा हुआ कोई क्या है आर्टिकल है, तो उसको भी क्या कर सके, बच्चा समझ चुके। इसके लिए एक नॉलेज का इंटीग्रेशन होना जरूरी है, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज। एक ऐसा सिलेबस डिजाइन करना पड़ेगा जहाँ पे क्या हो, बच्चा को जो टॉपिक है वो तो है, उस टॉपिक से जुड़ा और जो मुद्दा है, जो कि समय के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है। आज से 100 साल पहले क्लाइमेट चेंज कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आज है। तो जब फूड के बारे में बात हो रही है, तो आज से 100 साल पहले फूड के बारे में ये बात होनी चाहिए थी कि लोग बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं, गरीब
गरीबी बहुत ज़्यादा है, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आज ये बात होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो कैसा फूड खाया जाए। तो समय के हिसाब से सिलेबस को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, सिलेबस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, सिलेबस को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उन चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो इंक्लूड करना क्या है, समय की मांग है, ठीक है ना। तो जब अब उस प्रकार से जैसे बच्चा पढ़ेगा, जिसकी मैंने बात की है, तो बच्चा का एक दिमाग खुलेगा। 12th क्लास में जाके 18 साल का बच्चा लगभग हो ही जाता है 12th क्लास के जाते जाते, अगर वो सही से पढ़ाई किया हुआ है। तो कुछ बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे क्या पहुंच जाते हैं, 10, 14, 15 साल में पहुंच जाते हैं। बाद बाकी बच्चे 12th तक जाते जाते 18 साल के होते हैं। अब 18 साल का जब बच्चा हो गया, अब थोड़े दिन में वोट देने लायक हो जाएगा, नहीं। जब बच्चा को आप एक बेटर हर विषय का समझ बनाइएगा, हर विषय में बच्चा का एक समझ रहेगा, तब ना हर विषय को सोच समझ के एक सही लीडर डिसाइड कर पाएगा और कंट्री को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से लेके जाएगा। बच्चा को कुछ पता ही नहीं है, गवर्नमेंट साइंस में क्या कर रही है कुछ नहीं पता, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रही है कुछ नहीं पता, इंडस्ट्री के लेवल पे गवर्नमेंट का क्या मानना है कुछ नहीं पता, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसके बाद से इकोनॉमिक्स को लेके क्या है, पेंशन को लेके क्या है और जो फॉरेन रिलेशन है उसको लेके क्या है। इन मुद्दों पे जब बच्चा का समझ बन ही नहीं पाएगा क्लास 12 तक, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने एक पहले से मानती हुई मान्यता के नाम पे पापा जिसको देते हैं उसको हम देंगे, इस प्रकार से क्या कर देगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर देगा। और जब इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी इसी प्रकार से राजनीति भी करती है। तो जब इस प्रकार की राजनीति होती है, राजनीति का एक बहुत बड़ा नीचतम स्तर है, बहुत गिरा हुआ स्तर है। और जब इस गिरे हुए स्तर पे क्या होता है, राजनीति होता है, तो वहाँ से फिर आपको कुछ भी खास फायदा नहीं होता है, कंट्री डेवलप नहीं करता है। कंट्री जो डेवलप नहीं हो रहा उसके पीछे यही रीज़न है। लेकिन एक इंटीग्रेटेड, एक कलेक्टिव अप्रोच रहेगा हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या कर पाएगा, जब वोट देने जाएगा, जब वो स्टूडेंट एक वोटर बन जाएगा, तब गवर्नमेंट के हर पहलू को ध्यान से समझ के, सोच के एक ऐसी सरकार का निर्माण करेगा जो सरकार क्या करेगी, काम करेगी, क्योंकि उसको अब किस लिए चुना गया, काम के नाम पे चुना गया। लेकिन अमूमन होता क्या है, सरकार जाति धर्म के नाम पे क्या हो जाती है, चुनी जाती है। तो जो सरकार काम के नाम पे चुनी जाएगी वो सरकार क्या करेगी, काम भी करेगी, देश का विकास होगा, गरीबों की भलाई होगी। और जब देश शिक्षित होगा, देश समझेगा, आबादी कम होगी, तो जितना भी रिसोर्स है, जितनी आबादी कम रहेगी तो रिसोर्स सबको ज़्यादा मिलेगा ना। एक तरबूज है, 10 आदमी है, ज़्यादा टुकड़ा, और वही एक तरबूज खाने के लिए 100 आदमी है, बहुत कम टुकड़ा मिलेगा, नहीं, टुकड़ा का साइज क्या रहेगा, बहुत कम। तो धीरे धीरे जब आबादी कम होगी, रिसोर्स को भी लोग बचाना शुरू करेंगे, सबके पास रिसोर्स जाएगा, सब लोग समृद्ध होंगे, देश एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। हमारा देश के देख के पूरे समाज बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी, पूरे विश्व का कल्याण होगा, धरती बच पाएगी। और नहीं, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे हम लोग अभी तक चल रहे हैं, ये 33% वाला सिस्टम है, इस सिस्टम से क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं है। बस इतना सा समझ है क्या, अभी के जो लोग पाइएगा उसमें से 99% लोगों में मात्र इतनी समझ है क्या किसी तरीके से क्या करना है, खूब सारा पैसा कमा लेना है और बस, और मस्त जीते रहना है। और मस्त जी भी नहीं रहा है, परेशान वो तब भी है। परेशान तब ना होता तो सुसाइड समय के हिसाब से बढ़ ही रहा है। ऐसा थोड़े हो रहा है कि लोग के पास पैसा बढ़ा कि घटा है, लोग के पास पैसा क्या हुआ, समय के साथ बढ़ा है ना। जहाँ पे जो कुछ नहीं था वहाँ पे आ रहा है ना। पहले गाँव में फ्रिज नहीं हुआ करता था, होता है। पहले शहरों में इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, आज गांव में इन्वर्टर होता है। उसका मतलब क्या है, समय के साथ लोग के साथ पैसा बढ़ा है ना। लेकिन पैसा बढ़ा है, लेकिन सुसाइड का केस वो भी बढ़ा है। और सुसाइड क्या होता है, दुखी का रीजन है ना। जब लोग एक्सट्रीम लेवल पर दुख हो जाता है तब सुसाइड कर रहा है। तो जब सुसाइड का केस बढ़ रहा है और पैसा ही बढ़ रहा है, मतलब कि मात्र पैसा बढ़ने से इस तरीके से सुसाइड रुकने वाला नहीं है, या लोग खुशी होने वाले नहीं है। डिप्रेशन बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है लेकिन डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है हमारी, और हम सभी प्रकार की समस्या बढ़ रही है। मतलब जब समस्या बढ़ रहा है, समस्या कब बढ़ता है, जब हम लोग किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे समस्या बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा रास्ता क्या है, गलत। अगर सही रास्ते पे चल रहे होते तो क्या होता, समस्या समय के हिसाब से कम होता है ना। तो इसी बात को समझना है और एक इंटीग्रेटेड नॉलेज को गेन करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं।